नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। तो हिंदी के हम 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, संधि और समास। उनकी हमने अलग अलग वीडियो भी डाल दी थी और दोनों की एक साथ वीडियो भी डाली हुई है हमने। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है वर्णमाला। वर्णमाला वैसे तो खैर सब शुरू में होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक है, तो हमने पहले समास और संधि करवाए हैं जो मेरे हिसाब से थोड़े आसान हैं और आपको समझने में अच्छे से समझ आए होंगे, तो आपने वीडियो देखी होगी। अब हम देखेंगे वर्णमाला। यह लिखा हुआ है वर्णमाला, तो क्या है? वर्णों की माला है, मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब वर्ण क्या है? वर्ण जो है, अब कोई भी ध्वनि है, जब आप उसको लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। जैसे ये वाली ध्वनि भी है, या फिर मुंह से जो मतलब शब्द निकाल रहे हैं, ये है हमारे शब्द, लेकिन ये शब्द किससे मिलकर बने हुए हैं? ध्वनियों से। ठीक, तो वर्ण क्या है? जो हमारी ध्वनि है उसी का लिखित रूप क्या है? हमारा वर्ण है। तो उन वर्णों को जब हम व्यवस्थित कर देंगे, व्यवस्थित मतलब उच्चारण के आधार पर, ठीक है, या फिर उनके क्रम के आधार पर, तो वो क्या बन जाएगी? वर्णमाला। जो हमारी वर्णमाला है उसमें हमने कैसे व्यवस्थित किया हुआ है? 2 तरह से, एक तो स्वर और एक व्यंजन। और इनको व्यवस्थित करने का आधार क्या है? हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने इनको व्यवस्थित किया हुआ है। स्वर वे वाली ध्वनियां हैं जिनको बिना किसी के सहारे के बोले जाते हैं, आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है। और व्यंजन वो है जो किसी के सहारे से बोले जाते हैं, मतलब जो स्वर की सहायता से बोले जाए व्यंजन, और स्वर क्या है? जो किसी की सहायता से ना बोले जाए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हो, वो सभी ध्वनियाँ क्या है? स्वर है। तो सबसे छोटा क्या है इकाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अगर पूछे तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि या वर्ण कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा। अब हम अगर बात करेंगे स्वर और व्यंजन की, तो अब हम बात कर रहे हैं स्वर की। ये हमने पढ़े होंगे कितने? 11। नॉर्मली 11 होते, 13 भी पढ़े होंगे हमने। 13 कब होंगे वो भी बता देंगे। तो स्वर 11 हैं। कौन कौन से आपको पता है? देखो, ए, आ, ई, उ, ठीक है। और री, ए, आई, ओ और औ। तो ये हमारे कितने स्वर हैं? ये 11 स्वर हैं मूलतः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे 11 स्वर हो चुके हैं। अब इन 11 स्वर में से भी 2 तरह के हैं। स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ये किस हिसाब से होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ, और एक वो भी होते हैं प्लुत स्वर भी। चलो सब साथ ही बता दें आपको तीनों, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये है मात्राओं के आधार पर। ये भेद किसके आधार पर है हमारे? ये वाला जो भेद है किसके आधार पर है? ये मात्राओं के आधार पर। और मात्रा किस आधार पर होती है भाई? हमें कैसे पता चले कितनी मात्राएं हैं? तो मात्रा होती है हमारी बोलने के समय के आधार पर। बोलने के समय के आधार पर। सब कुछ नोट करते रहो साथ के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा है, बट हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करते रहेंगे। स्वर का वर्गीकरण मात्राओं के आधार पर। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्राएं किस हिसाब से होती हैं? बोलने के समय के आधार पर। जो स्वर बिल्कुल आसानी से एक ही मात्रा में बोले जाए, मतलब एक ही बार में बोले जाए, वो क्या है? ह्रस्व स्वर, मतलब एक मात्रा। ये बात ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर मतलब एक मात्रा, मतलब एक ही बार में बोल दिया। जैसे कि देखो, ए, ई, उ और ये री, ये 4 हो गए हमारे किसमें? ह्रस्व स्वर में। तो 4 हो गए। बाकी 11 में से 7 बचे, वो 7 के साथ दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। देखो, अब आप बोल के देखना, आपको 2 स्वर के जितना समय लगेगा। देखो, आ, वो था ए, ये है आ, फिर ई, फिर उ, ए, ओ, औ। ये जो है हमारे, ये 7 हैं। तो 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है हमें? 2 मात्राओं का समय।
और ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय, और मात्रा क्या है, बोलने का जो समय है उसमें, ठीक है। तो बोलने वो एक बार में बोल जाओ, इसमें थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा। प्लुत स्वर क्या है, ये सभी स्वर जो है जब हम इनको थोड़ा खींच देंगे, 3 मात्राएं, उससे ज़्यादा का समय लगेगा, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे प्लुत स्वर। जैसे कि ओम, तो इसका जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ह्रस्व स्वर का सिंबल, प्लुत का ये वाला। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे राम लिखना है हमें, हम राम लिखे हैं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राम। लेकिन जब ये प्लुत स्वर में जाएगा तो राम, जब हम खींच के बोलेंगे, जैसे दशरथ जी ने पुकारा था राम को जब वो मर रहे थे, तो उस टाइम पे ये हो जाएगा, ठीक। ये क्या है हमारा प्लुत स्वर की मात्रा है। अब जैसे ये है राम, ये है वर्णों का, अगर हम इनके आधार पर इसमें अगर हम वर्ण देखते हैं, जैसे ये क्या है राम, अक्षर है इसमें 2, ये क्या है अक्षर, ठीक है। अब वर्ण कितने होंगे इसमें, वर्ण की अगर हम बात करें तो इसमें देखो 2, एक तो रे हो गया हलंत के साथ में, ठीक है, और एक हो जाएगा आ, और मैं हो गया हलंत के साथ में, और एक हो जाएगा ए। ये भी खैर आपको सब सिखाएंगे, तो बस वैसे ही बता रहा हूँ मैं अभी राम के लिए। तो ये हमारा क्या है वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्ण ध्वनियों का रूप है, मतलब ध्वनियों का लिखित रूप है, उनको व्यवस्थित कर देंगे तो क्या बन जाएगी वर्णमाला। तो ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का जो हमने करा है वो वर्गीकरण करा है वर्णमाला का, वो उच्चारण के आधार पर करा है। स्वर और व्यंजन, स्वर कितने हैं हमारे 11 स्वर हमारे मूल हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत मात्राओं के आधार पर कर दिए। अब आपने ये 2 और पढ़े होंगे, ये चलो यहीं पे लिखो। एक तो ये होता है अंगे और ये होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह, इनको स्वर में वैसे गिनती तो होती नहीं है इनकी, लेकिन लिखते हैं जब स्वर क्या है हमारे 11 हैं मूल स्वर। लेकिन पूछ ले कुल स्वर जो ये हैं हमारे, ठीक है, ये क्या है हमारे लिखित रूप में क्या है 11, लेकिन अगर हम वर्णमाला लिखते हैं तो उनका भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये क्या है हमारे, ये अयोगवाह है, तो कुल 13 हो जाएंगे, वैसे मूल कितने हैं 11 स्वर हैं। तो अब हम स्वर तो पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन, पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वैसे तो खैर बहुत ही कम चांस है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिले, पर फिर भी पता होनी चाहिए कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब व्यंजन देखो कौन कौन से हैं, आपने पढ़ भी रखे होंगे। 5 तो वर्गीय व्यंजन है, मतलब वर्गीय या फिर स्पर्श व्यंजन बोलते हैं हम उन्हें। कौन कौन से हैं देखो, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै चै टै तै पे अब आराम से नहीं लिख भी लोगे तुम। कै खे गै गह, और ये होता है हमारा अंग, ये अण नहीं होता, ये होता है अंग। चै छः जय जय, और ये होता है हमारा इं। टै ठै डै और ढै, और ये होता है अण। तै थे दै धै और नै। पै फै बै भै और मै। तो ये जो है हमारे 25 हैं, ये है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय या फिर स्पर्श व्यंजन बोलते हैं हम इनको। ये कितने हैं हमारे संख्या में 25। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हो गए हमारे क्या अंतस्थ। अंतस्थ क्या है, ये रे ले और वे। फिर आएंगे हमारे ऊष्मीय। ऊष्मीय व्यंजन क्या है, से से और है। ये कितने हैं भाई 4, और ये कितने हैं 4। हमने स्वर कितने पढ़े हैं भाई 11, ठीक है। स्वर हो गए हमारे 11। और अगर आपको पता हो तो जो डे और ढे हैं, इनको ऐसे लिखा जाता है डे और ढे। ये है डे और ढे, ये है डे और ढे। बोलने में समझ में आ रहा है, डे और ढे, और ये है डे और ढे। तो ये जो है ये हम क्या बोलते हैं, द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये जो है जय, इसके नीचे यहाँ पे बिंदी लग जाएगी, और एक ये वाला फै,
इसके नीचे भी यहाँ बिंदी लिख जाएगी, इनको क्या बोलते हैं हम? आगत। ये फारसी से आए हुए हैं। तो ये समझ में आया, 5 वर्ग हैं मतलब 25 हो जाएंगे। और जय और फै ये जो है हमारे आगत हो जाएंगे, इनके नीचे बिंदी लग जाएगी। जय जाय का यूज करते हैं हम उस तरह से। और ये अडय और ढय, डय और ढय, और अडय और ढय, तो वो क्या जाएगा हमारा द्विगुणिया उच्चिप्त। ये है अंतस्थ, ये रे लय और वह। और ये है हमारे ऊष्मीय व्यंजन। अब हमारे आते हैं संयुक्त, भी तो होते हैं 4 संयुक्त। कौन कौन से हैं भाई? अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय। ये किन किन से मिलकर बनते हैं? ये क्या? अक्षय, ये बनता है हमारा कै हलंत वाला, मतलब ये व्यंजन है कै, और शय से मिलकर बनता है। और जो त्रय है ये तय हलंत वाला होगा, पहला वर्ण हलंत होगा। ये सिखाएंगे आपको वर्ण विचार भी, वर्ण विच्छेद कैसे कैसे होता है, ठीक, कितने वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तय और रे, यह है अज्ञेय, यह है जय प्लस इय, और यह है श्रेय, ये होता है से धन रे। तो ये बात आपको समझ, ये कितने हो जाएंगे हमारे? 4। तो अगर आप कुल देखोगे, कुल व्यंजन देखो भाई एक बार, 25 तो हो गए वर्गीय व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ, 25 और 4 29, और 4 हो गए ऊष्मीय व्यंजन। तो कहीं कहीं पर आपको 33 भी लिखा हुआ मिलेगा। व्यंजन कितने हैं? 33, और प्लस 11 हो गए स्वर। स्वर कितने मिलेंगे? 11। तो कुल वर्ण जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे? 44। कौन कौन से हैं इसमें? 33 में केवल वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्मीय। ना तो हमने आगत लिए अभी, ना ही द्विगुण लिए और ना ही संयुक्त लिए। तो ये है हमारे व्यंजन। अभी कुल व्यंजन की बात अब करेंगे। अब देखते हैं हम कितने कुल व्यंजन, मतलब जब हम सभी को जोड़ देंगे। ये और ये हो गए थे हमारे कितने? 33। 33 और 4 ये 37 हो जाएंगे, और 2 हैं आगत और 2 हैं द्विगुण, तो कितने टोटल? 41। तो कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 41, लेकिन व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है। और कुल कितने हैं? 41। जब हम इनको आगत, द्विगुण और संयुक्त को जोड़ लेंगे, मतलब 8 और जुड़ जाएंगे। और स्वर कितने थे हमारे पहले ही? 11। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। ये तो हमने पहले पढ़ा था ना। तो वो 52 ऐसे हैं, और ये 44 ये कुछ भी आ सकता है देखने के लिए। तो 11 क्या है? स्वर, और 33 भी व्यंजन हैं, और कुल व्यंजन कितने हैं हमारे? 41। अब देखो हम इनको उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे। तो उच्चारण तो देखो इनका बहुत ही ज़्यादा आसान है, खैर स्टेप बाय स्टेप सभी का बताएंगे आपको। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल वर्गीय व्यंजनों की, इनको भी साथ में इनमें कर देंगे बाद में। तो आप देखें कि जब भी हम कोई भी वर्ण या कोई भी ध्वनि बोलते हैं तो सांस हमारे फेफड़ों से होती हुई हमारे गले से और मुख से फिर बाहर निकलती है। तो यहाँ तक तो हमारे गले से जो भी हवा आ रही है यहाँ तक तो वो हवा ही है, यहाँ से आगे वो आवाज़ बनती है। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा आवाज़ बनने के लिए? गला, मतलब कंठ। आप बस में नाम बताते रहो, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले हवा कंठ पे आएगी, फिर तालु पे आएगी, ठीक है। फिर तालु के बाद आएगी मूर्धा, मतलब जीभ और तालु के बीच की जो स्थिति है वो क्या है? मूर्धा पे आ गई हवा, ठीक है। अब किस पे आएगी हमारी? दंत पे आ जाएगी, और फिर किस पे आएगी हमारी? होठ या फिर ओष्ठ। तो ये हमारा जब भी हम कोई भी वर्ण या कोई भी ध्वनि बोलते हैं तो हवा के निकलने का क्रम है। कहाँ से? हमारे कंठ से शुरू होगी हवा, यहाँ तक तो हवा है, यहाँ से आगे बनेगी ध्वनि। तो कंठ में आएगी, फिर तालु में आएगी, और फिर तालु और जीवा के बीच में क्या हो जाएगा? मूर्धा, और फिर दंत, और दंत के बाद सबसे बाहर क्या है? ओष्ठ। तो जिस क्रम में लिखे हुए हैं इसी क्रम में इनको वर्ग पर सेट कर देंगे हम। सबसे पहले क्या है? कंठ, तो ये क्या हो जाएगा? कै वर्ग के लिए, क्योंकि सबसे पहले हवा कंठ पे आएगी। फिर हवा आएगी तालु पर, तो ये क्या हो जाएगा? चय वर्ग के लिए। फिर हवा कहाँ जाएगी हमारी? मूर्धा पे आएगी, तो क्या हो जाएगा? टय वर्ग, मूर्धा। उच्चारण स्थान है ये, सबका अलग अलग भी बताएंगे। फिर तय है, ये कहाँ जाएगी? दांत पे, दंत से बोले जाएंगे, ठीक है। आप बोल के देख सकते हो इनको, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल क्लियरली। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ओष्ठ। तो ये वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी हो गया। तो अभी तक हमने
वर्णमाला में स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, और स्वर व्यंजन के जो है हमने मतलब प्रकार पढ़े हैं अभी कुल, कि वर्गीय व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्मीय है या फिर संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखेंगे उनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान देखने के लिए हमने जो सूत्र लिखे हुए हैं ये हैं हमारे संस्कृत के सूत्र। हमें पता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, हिंदी की भी जननी संस्कृत ही है, तो इसके काफ़ी हद तक क्या 99% तक जो ये सूत्र हैं है तो इसमें बहुत सारे, लेकिन ये वाले सूत्र हमारे हिंदी वर्णमाला को पूरी की पूरी ख़त्म कर देंगे। तो अब जब ये पहले इनको आपको बस एक, इनमें एक लय है, एक ताल है, बस आपको इनको पढ़ना है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु रसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंत, उपु पद्मान्य नाम ओष्ठव, यम गणा नाम अनुस्वार नासिका, ए दवतो कंठ तालु और ओ दवतो कंठोष्ठम। आपको इनके माध्यम से पूरी की पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर उच्चारण स्थान पेपर में आप उच्चारण स्थान गलत नहीं कर पाओगे, बशर्ते कि आप इनको बस 2 या 3 बार पढ़ लो। अब मुझे कितनी देर लगी इन्हें पढ़ने में? मुश्किल से 20 सेकंड। तो आप अगर रोज भी पढ़ोगे 3 दिन तक इन्हें तो 2 मिनट में सारे कर लोगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए, कै और है और विसर्ग। ए, कै, है और विसर्ग। तो ए कौन कौन से हैं भाई? दोनों हो जाएंगे, ए और आ। ठीक है। कु मतलब पूरा का पूरा कै वर्ग। तो कै वर्ग पता है आपको कौन कौन सा है? कै, खे, गै, घै और अंगै। ये सारे के सारे हो गए। और है भी आ जाएगा और विसर्ग आ जाएगा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। सभी का उच्चारण स्थान अंत में लिखा हुआ है। एक लय है इनमें, बस आपको इन्हें याद करना है 4-5 बार, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सेम ऐसी है, इचू यसा नाम, तो ई है, च है, यह है और स है। तो ई दोनों हो जाएंगे, छोटे वाला भी और बड़े वाला भी। अब च वर्ग है, तो च वर्ग आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा च, छ, जय, झ और ये होता है इ। ये 5 हो गए, ये और ये वाला स। ये सभी किस में जाएंगे हमारे? इनका उच्चारण स्थान होगा तालु। अब है ऋतु रसा नाम मूर्धा। देखो री है, री छोटे वाला हो चाहे बड़े वाला हो। और टे वर्ग, टे वर्ग, टे में कौन कौन से आएंगे? टे, ठे, डे, ढे, अणे ये होता है। ठीक है। रे और से, तो रे और से, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। पिछली जो मतलब अभी जो हुआ था उसमें बताया भी था आपको कि कै वर्ग कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग तालु से। जिस क्रम में ये वर्ग हमारे रहते हैं उसी क्रम में, जैसे गले से हमारे हवा निकलेगी उसी क्रम में इनका उच्चारण स्थान भी होता है। मूर्धा के बाद देखो दंत आता है, दंत में क्या जाएगा? लृतु लसा नाम, लृ, तय और लय और से। ये लुंठित और पार्श्व भी बता देंगे आपको अभी वर्णों के प्रकार में। अगली वीडियो में आपको सारा का सारा बताएंगे, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, संवत, विवृत, अर्धव्रत। ठीक है, पूरे के पूरे लय हो जाएगा। और पूरा का पूरा तय वर्ग। ठीक है। तय वर्ग में कौन कौन से आएंगे भाई? तय, थे, दे, ध और न। और फिर क्या है? लय और से। तो लय भी आएगा इसके अंदर और से भी आएगा। इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्य होगा। अब यह है उपु पद्मान्य नाम ओष्ठव। तो इसमें क्या? ऊ है और पे है। तो ऊ छोटे वाला भी और बड़े वाला भी हो गया। अब पे वर्ग पूरा का पूरा। तो पे वर्ग के अंदर कौन कौन आता है? पे, फे, बे, भे और मैं। अब उपु पद्मान्य नाम ये होते हैं हमारे संस्कृत में, तो आपको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठव। कि ये कहाँ से बोले जाएंगे? होठ से बोले जाएंगे। अब ये है यम गणानाम अनुस्वार नासिका। ये है प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम है। एक तो इसमें ये है, मैं है और ये है अंगय जो पहले वाला ही है, ये है अणय और ये है न और अनुस्वार। इनका सभी का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? नासिका। ये सभी नासिका से बोले जाएंगे। देखो यम गणानाम अनुस्वार नासिका। तो बहुत ही आसानी से एक लहर है, आराम से याद कर लोगे। पेपर में आप एक भी क्वेश्चन उच्चारण स्थान वाला छोड़ कर नहीं आओगे। ए दवतो कंठ तालु। अब है ए, यहाँ पे है केवल ओ। अब ए छोटे वाला भी, ये ए और अय दोनों के दोनों, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु।
और अगर आप ढंग से देखोगे जो हमारा ए है ये किस किस से बनता है आपको पता होगा। ये बनता है हमारा 2 वर्णों से, ए और ई। अब आप एक बार बताओ, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ई का क्या है? तालु। तो अगर आपको इनका याद भी नहीं है ना, ए और ई का, तो अगर आपको पता है कि ए किससे बनता है? ए और ई से। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु, तो मिलकर क्या बनेगा? कंठ तालु। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ओ दो, तो इसमें क्या आ जाएगा आपको? ओ और औ हो गया। इसका क्या है? कंठोष्ठम। जो ओ बनता है वो किस किस से बनता है? वो बनता है ए और ऊ से। ए का उच्चारण स्थान कंठ, और देखो ऊ ओष्ठम किससे होता है? ओष्ठ। तो ओ का और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठम। तो उच्चारण स्थान जितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आराम से, एक बार ये लिख लें सभी को, और जब आप इनको करेंगे तो आप रोज़ 1 या 2 मिनट में, मुश्किल से 2 मिनट में आप सारे के सारे पढ़ सकते हो। और आपको 3 या 4 दिन पढ़ने हैं बस। जैसे ही आपको ये 8 के 8 सूत्र याद हुए, आप इन सभी को लिख दोगे एक बार में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।